الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. صدق الله العلي العظीम। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही ख़ूबसूरत और उम्दा अंदाज़ में कलाम तिलावत जो है ना वो फरमाई गई है। कारी मोहम्मद कसवर चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका। और आज चूँकि 21 रमज़ान मुबारक है और देखते ही देखते देखें कि रमज़ान किस तरह गुज़रता ही जा रहा है। 2 अशरे जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब भी हमारे पास मौका है कि हम जो खालिक हकीकी है, खालिक कायनात है, उसका शुक्र अदा कर लें और उसे कहीं ना कहीं राज़ी ज़रूर कर लें। वो अमाल कसरत से करें जिनसे वो हमसे राज़ी होता है और उनसे दूर रहें जो उसकी नाराज़गी का बाइस बनते हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा वैसे भी इस कदर तेज़ी से गुज़रता है कि पता ही नहीं चलता है। अभी 1 ताक रात गुज़र चुकी है
वैसे भी ये जो रातें बहुत ही मुक़द्दस हैं, बहुत ही खूबसूरत रातें हैं, इसलिए कोशिश करें कि अब भी जितना हमारे पास वक्त बचा है, अपने इस वक्त को तज़किया नफ्स के लिए, तौबा इस्तग़फ़ार और अल्लाह के बंदों की खिदमत में गुजारें। रमज़ान की पहचान ही ये है कि इसको इबादत का महीना कहा जाता है, और इबादत भी किसी एक तरीके से नहीं है, बल्कि आप छोटे छोटे अनगिनत तरीक़ों से इबादत कर सकते हैं। कोई चाहे तो महज अल्लाह का ज़िक्र लोगों के साथ करके इबादत कर सकता है, कोई दूसरों को कोई अच्छी चीज़ सिखा कर जन्नत में अपना महल बना सकता है। लेकिन मकसद सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि हम जन्नत में या फिर अपना महल बना लें या किसी और लालच में इबादत करते रहें, बल्कि जो हकीकी मकसद है वो तो रब्बुल आलमीन से रब्बत जुड़ने का है, उस रब्बत को, उस रिश्ते को मज़ीद मजबूत करने का। जब इसी महीने का असूल ये है कि अल्लाह मेज़बान है और उसके बंदे यानी कि हम मेहमान हैं, तो जो चाहे वो हासिल कर लें, मगर ख़ुद को सिर्फ उन बातों तक महदूद क्यों रखें, बल्कि अपनी इस्तिताअत के और भी काम करें जिन्हें देखकर अल्लाह सातवें आसमान से अपने बंदे पर रहमत भेजता हो। हर चीज़ को जहन में रखें कि हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा वक्त दें ताकि एतदाल और तवाज़ुन बरकरार रख सकें। तो मैं फिर से बोलूँगी कि जनाब अभी भी हमारे पास वक्त है, अभी भी ये 8 से 9 दिन हमारे पास मौजूद हैं कि हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, अल्लाह की खुशी हासिल कर सकते हैं, अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। तो वो तमाम तर जो अमाल हैं हमें वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो छोटी छोटी अमाल हो सकते हैं, वो छोटी छोटी नेकियां हो सकती हैं जिनको हम करके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। तो जनाब अभी हम आगे बढ़ते हैं, नात खान है हमारे साथ, तो मिर्ज़ा कासिम हैं और उनकी तरफ चलते हैं और उनसे नात सुनते हैं। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना, आदिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना, आदिल में तुझे रख लूं, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो जी चाहता तो में भेजूं मैं उन्हें आँखें, दर्शन का तो दर्शन वो नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन वो, पीने को तो पी लूँगा पर अर्ज़ ज़रा सी है, पीने को तो पी लूँगा पर अर्ज़ ज़रा सी है, अजमेर का साकी
बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साकी वो, बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, छूटा है ना छूटेगा संगे दर जाना ना, छूटा है ना छूटेगा संगे दर जाना ना, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं। बहुत ही खूबसूरत नात रसूल मकबूल पढ़ी है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रमज़ान की नशरियात में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब अब कुछ हमने बात करनी है सेहत से मुतल्लिक, क्योंकि रमज़ान में ना ख़ास तौर पर हमारे खाने पीने की जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, और इस दौरान किसी भी चीज़ की ज़्यादती हमारे जिस्म में नुकसानदेह साबित हो सकती है। और अगर बात की जाए यूरिक एसिड के हवाले से, तो ये ना सिर्फ जिस्म में एक तकलीफ़ का बाइस बनता है बल्कि सेहत को बुरी तरह मुतासर भी करता है। अब हमें ये लगता है कि जनाब जो बढ़ती उम्र है ना, उनके अफराद, उनको हड्डियों और जोड़ों के मसाइल का सामना रहता है, और शायद उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आम तौर पर ये जो मर्ज़ है ना, ये खून में यूरिक एसिड जमने के नतीजे में होता है, और यूरिक एसिड के बढ़ने से हड्डियाँ और जोड़ दोनों में बहुत ज़्यादा दर्द पाया जाता है, और बताया ये भी जाता है कि पाँव जो है ना उसमें भी आपके सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपके चलने में भी तकलीफ़ होती है। अब कुछ लोगों की उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, जिसमें ख़वातीन ज़्यादा आती हैं, और जिसके बायस जोड़ों का दर्द उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। अब आज इसी के मुतालिक हम बात करेंगे कि जनाब यूरिक एसिड का प्रॉब्लम जिनको है वो किस तरह की डाइट ले सकते हैं, खाना पीना उनका किस तरह का होना चाहिए, और किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है यूरिक एसिड को। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर ताबीन इरफान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर ताबीन, आपको वेलकम कहते हैं ट्रांसमिशन में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर ताबीन, सबसे पहले तो बताइए यूरिक एसिड होता क्या है? जैसे मैं थोड़ी सी चीज़ें मैंने एलेबोरेट कर दी हैं, बाकी आप बताएं कि ये होता क्या है, क्यों हमारी, और इसकी कोई फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर के नहीं है? बिल्कुल। यूरिक एसिड जो है हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्यूरिन्स का। प्यूरिन्स होती हैं वो चीज़ें जो कि हमारे प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट होता है। तो यूरिक एसिड जो है हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक्सक्रीट आउट नहीं होता, तब उसके लेवल्स हमारे ब्लड में ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमें ये है कि अब हमने ये ऐसी अप्रोच करनी है जिससे यूरिक एसिड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा। तो नॉर्मल जो है वो आपकी बॉडी में रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके हर चीज़ का मेटाबॉलिक चीज़ें तो होंगी। फॉर एग्जांपल हर चीज़ का वेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ। अब वो लिमिट से बढ़ जाएगा तो उसके हाई लेवल्स होना शुरू हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। तो इट मीन्स कि यूरिक एसिड हमारी जिस्म में जो भी चीज़ें हैं उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। बिल्कुल, जो कि प्यूरिन्स हाई फूड है। प्यूरिन्स है, यानी कि जो प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, बिल्कुल, उनमें ये यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो सकता है। अब हाई प्रोटीन जो प्यूरिन्स फूड है वो आते हैं हमारे पास, वो है जो कि प्रोटीन की फॉर्म में होते हैं। जैसे आपके पास रेड मीट है, फिर आपके पास है, हम ज़्यादा रेड मीट लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा शेल फिश, मूसल्स और सी फूड भी खाते हैं, उससे भी प्यूरिन्स जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं। ऑर्गन मीट जिस तरह हम कहते हैं कलेजी और कलेजी पुप्पा, वो हम आप कहते हैं, उन चीज़ों को जब आप ज़्यादा खाते हैं तब भी प्यूरिन ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। तो ये है कि हमने उनको लिमिट करना होता है। बिल्कुल, आप रेड मीट को अपनी डाइट से अवॉइड कर देते हैं, आप वाइट मीट और फिश को जो है वो फोकस करते हैं। और लेग्यूम्स, दालें भी जब आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तब भी प्यूरिन्स जो है आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, दालें ज़्यादा खाने की वजह से भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो सकता है? यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो सकता है दालें ज़्यादा खाने की वजह से भी। फिर एक और ये रीज़न होती है कि हमारी वाटर इनटेक बहुत कम हो जाती है। हाँ जी। और इसलिए रमज़ान में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड ज़्यादा रहते हैं, वाटर इनटेक बहुत कम हो जाती है। आप सहरी में भी बहुत कम पानी पीते हैं, और इफ्तार में भी एक बार आपने अगर एक शेक पी लिया तो उसके बाद आपके पानी पीना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप पानी नहीं पी पाते हैं। तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी यूरिक एसिड के लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं।
तो सबसे अच्छी अप्रोच ये होती है कि हमने अपनी बॉडी से यूरिक एसिड लेवल को डिक्रीज करने के लिए आपकी एक्सक्रीशन ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एक्सक्रीशन आपकी करती है आपकी यूरिन के थ्रू होगी, ऑब्वियसली, तो वो आपके पास आ जाता है वाटर इनटेक। ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज कि आपने सैलेड्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेने हैं। लेकिन अच्छा, ये तो आएंगे डाइट के, किस तरह डाइट आपने इंक्लूड करनी है ताकि यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। मुझे बताएं कि अगर यूरिक एसिड है आपको तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? कैसे हमें पता चल सकता है कि जी हमें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो रहा है या उसके लेवल जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं? इससे आपके पास जो मेल्स हैं उनके अंदर रेंज होती है 3.5 से 7.2। इससे ज़्यादा इंक्रीज होगा तो इट मीन्स उनको यूरिक एसिड हो गया। अच्छा, फीमेल के लिए इट इज़ 6 से इंक्रीज अगर कर जाएगी तो इट मीन्स कि उनको यूरिक एसिड हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके टो जो है, आपका बिग टो है पाँव का, उसमें बहुत पेन होती है। अच्छा, स्टिफनेस हो जाती है आपके जॉइंट्स के अंदर। यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो उसके क्रिस्टल्स आपके नी जॉइंट के पास जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं और वहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात, आपकी नी में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन आती है, आपको चलने में प्रॉब्लम होगा, हर टाइम आपके पेनफुल जॉइंट्स रहेंगे। फिर उसके बाद आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो इसको हम कर सकते हैं कि हम लोग इसको रिलेट कर देते हैं विद एर्थराइटिस भी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एर्थराइटिस एज वेल। तो लेकिन यूरिक एसिड की वजह से आपके क्रिस्टल्स यूरिक एसिड के इतने इंक्रीज हो जाते हैं कि वो आपके जॉइंट्स के अंदर जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी, रेडनेस होना स्टार्ट हो जाएगी और पेन बहुत ज़्यादा होगी। तो ये आपके साइंस। और क्या ये सबको यही साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं या ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन? नहीं, ज़्यादातर जो मेजर साइंस सिम्टम्स हैं वो यही हैं कि आपके जॉइंट्स में जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाती है। और वो कोई भी जॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पर स्पेशली ज़्यादा अगर हम उसको करते हैं, रिलेट करते हैं विद बिग टो, जो आपके पाँव का जो जॉइंट्स है, आपके पास है अंगूठा जिसे पाँव का कहते हैं, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है, कुछ लोगों के वहाँ पे इतनी ज़्यादा पेन होती है कि उनसे चला नहीं जाता है, वो शूज़ नहीं पहन सकते हैं, दैट इंडिकेट्स कि उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। आपने ये सुना होगा कि लोगों को काफ में बहुत ज़्यादा पेन होती है और वो बहुत ज़्यादा स्टिफ रहती है, ये भी इंडिकेट कर रहा होता है। ये भी इंडिकेट करता है। नी पेन भी कर रही होती है, इंडिकेट कि आपके पास जो है वो यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हो गए हैं। ओके, कि आपकी बॉडी के अंदर अब टॉक्सिन्स जो है ना वो ज़्यादा हो गए, यूरिक एसिड टॉक्सिन, कि यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आपको होता जा रहा है। तो अब इसमें मुझे बताएं कि जिसको है, ठीक है, अब वो क्या करे? इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है और ख़त्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हम मेडिकेशंस लेकर चलते हैं साथ साथ, ठीक है, और उन मेडिकेशंस का भी काम यही होता है कि यूरिक एसिड को जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा रहा है। दूसरा है हमारे पास डाइट, एंड थर्ड इज लाइफस्टाइल ऑब्वियसली। तो आपके पास अगर लाइफस्टाइल आपका ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, विद इन 4 मंथ्स जो है यूरिक एसिड रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो इट इज़ रिवर्सिबल, ये आराम से आपकी बॉडी से निकल जाता है, लेकिन आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ता है। इफ़ यू आर ओबीस तो आपको अपनी जो है वो 10 kgs भी अगर आप करते हैं, लाइक 10% या 5 to 10 kgs, डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को कितना वेट लॉस करने की ज़रूरत है, उसके मुताबिक उसका वेट लॉस होता है, तब भी उसके अंदर इंप्रूवमेंट नज़र आती है। फिर उसके बाद सेकंड थिंग इज़ कि हम उनकी डाइट को जो है उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा हाई शुगरी फूड ले रहे हैं, हाई प्यूरिन फूड्स ले रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास रेड मीट है, कुछ लोग रेड मीट बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, उसकी कंजम्पशन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। दोनों आ जाते हैं ना, मटन भी और बीफ दोनों रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है। फिर लेग्यूम्स की जिनकी बहुत ज़्यादा इंटेक होती है उनको लिमिट करते हैं। कुछ लोग वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, तो सैलड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाई फाइबर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जब आपकी बॉडी में सैलड जाएंगे तभी वो अब उनको फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करेंगे और आपकी बॉडी में एक अच्छा जोन बनाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होगी। तो इन्फ्लेमेशन जो है वो भी पेन कर रही होती है आपके जॉइंट्स में, जब वो खत्म होती है तो वो रेडनेस खत्म होती है। जैसे बहुत सी खवातीन है उनके यहाँ पर जॉइंट्स, ये वाले जॉइंट जो है खासतौर पर स्वेल हो जाते हैं और उसमें पेन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी यूरिक एसिड का कह यूरिक एसिड भी हो सकता है, अर्थराइटिस भी हो सकता है, ये दोनों यूरिक एसिड दोनों हो सकता है। ओके, तो अब ये चीजें अगर कुछ लोगों को अर्थराइटिस होता है, वो कॉम्प्लिकेट कर रहे होते हैं विद यूरिक एसिड, तो वो टेस्ट जो है वो इंडिकेट कर देगा कि उसको यूरिक एसिड है या अर्थराइटिस है। तो ये दोनों चीजें फिर हम इजीली कर सकते हैं। ऐसी कौन सी, ये तो चले डाइटरी मॉडिफिकेशन है कि जिसमें हमने जो प्यूरिन वाली जो फूड है वो कम खाना है, लेकिन ऐसे कौन से फूड्स हैं जिसकी वजह से कि ये एक तो एक्सक्रीट आउट जल्दी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर से, और दूसरा जैसे मैंने इसके बारे में सुना था कि आपको फिर विटामिन सी जो लेमन है, ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए जिसमें विटामिन सी हो, वो बहुत अच्छे तरीके से आपके यूरिक एसिड के उसको मैनेज करता है। बिल्कुल, कुछ स्टडीज़ हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि हम विटामिन सी का सोर्स जो है वो वाटर के अंदर ऐड करना स्टार्ट करें, हम लेमनेड लेना स्टार्ट कर दें, तो वो हेल्प करता है कि यूरिक एसिड के जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने में हेल्प करता है। पर ये कुछ स्टडीज़ हैं जो लिमिटेड हैं, ये नहीं कह सकते कि 100% इट इज़ इफेक्टिव। तो ओवरऑल डाइट जो है वो इफेक्टिव है। आपकी वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अगर मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं पी रही और एक ग्लास अगर पानी के अंदर लेमन डाल के रिलाई करूँ कि भाई ये आपकी कर देगा एक्सक्रीट आउट, तो ऐसा नहीं होगा। तो आई नीड टू हैव मोर वाटर ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। सेकंड, आपने ये भी देखना है कि आपकी किडनी फंक्शन अच्छा है या नहीं है।
अगर आपका किडनी फंक्शन अच्छा नहीं है, किडनी में प्रॉब्लम है, तब भी आपको यूरिन जो है वो अच्छे से उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, इट मीन्स एक्सक्रीशन नहीं होगी यूरिक एसिड की। तो जो लोग हैं जिनको किडनी के इन्फेक्शंस रहते हैं, किडनी प्रॉब्लम रहती है, किडनी स्टोन्स रहते हैं, उनके लिए भी इशू होता है कि यूरिक एसिड जो है वो उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड हमारे पास डाइट आ जाती है। अगेन उसमें आपने अपने ऐसे फ्रूट्स ऐड करने हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे चेरीज़ हैं आपके पास, अब स्ट्रॉबेरीज आ गई हैं, बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हैं इसके अंदर, फिर ऑरेंजेस हैं। तो हमने ऐसी चीज़ें जो इनका वाटर कंटेंट भी ज़्यादा हो और इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज़्यादा हो, वो ऐड करने हैं। मतलब सारे फ्रूट्स जो हैं वो सेफ हैं फॉर गाउट। अच्छा, आप इजीली सारे फ्रूट्स ले सकते हैं, सारे फ्रूट्स ले सकते हैं, सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। लेकिन जो खासतौर पर ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनका मना किया जाता है, ग्रीन यूरिक एसिड वाले नहीं खा सकते। लिमिट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। अच्छा, कि हम उनको लिमिट कर देते हैं कि आपने वीक में ट्वाइस लेनी है, लेकिन आप डेली ना लें। ओके, जैसे स्पिनच है, कॉलीफ्लावर है, ये दो हाँ। चीज़ें हैं जो हम थोड़ा सा इनको लिमिट कर देते हैं। अच्छा, लेकिन मतलब ये नहीं आप कर पालक सकते और हैं। जो गोभी है और उसको- कैबेज है, हाँ और जी, कैबेज है, उसको जो है ना लिमिट कर दिया लिमिट जाता कर है। दिया जाता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, लिमिट कर देते हैं कि आपने ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक लेनी है, डेली नहीं लेनी है। अच्छा, अब जैसे टमाटर है या बाकी चीजें वो ले सकते हाँ, हैं? वो ले सकते हैं, वो उनके लिए सेफ है। वेजिटेबल्स बाकी वो सारी ले सकते हैं, जैसे कद्दू है, किया है, बैंगन है, ये सारी चीज़ें वो ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, खासतौर पर यूरिक एसिड वाले। और क्या यूरिक एसिड वालों को सॉल्ट से भी कोई मसला होता है? सॉल्ट भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, शुगर भी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, या वो नॉर्मल होता है? अगर वो डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पेशेंट है तब उनको ये दोनों चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी रिस्ट्रिक्ट। पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको होता है यूरिक एसिड डिफरेंट डिजीज़ की वजह से है। जैसे वो ओबीस हैं, उनको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तभी उनको यूरिक एसिड हो रहा होता है। ठीक है। मतलब उनके साथ कोई ना कोई डिजीज़ लिंक्ड कर रही होती है। अगर नहीं कर रही है तब उनको ये चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और शुगर भी हमने उतनी ही लेनी है जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर डायबिटिक है तब हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं विद सम फूड्स के आपने ये बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। और कुछ जो है वो आप आराम से ले सकते हो जो आपके लिए सेफ़ है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका सेफ, आप इजीली ले सकते हो। तो यूरिक एसिड के लिए सिर्फ हमें ये देखना पड़ेगा कि उसको, उस पेशेंट को इसके अलावा क्या डिजीज़ है, तब हम उसका प्लान बनाएंगे ठीक है, कि उसको और कोई डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई चीज़ और जो है वो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़े। ठीक है। और ये क्या सिर्फ जैसे आफ्टर 40 या आफ्टर 50 हो सकता है, ये टीनेज में भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो सकता है? बिल्कुल, ये टीनेज में भी हो सकता है। आई हैड अ पेशेंट रिसेंटली जो कि 15 ईयर्स ओल्ड थी और उनके यूरिक एसिड लेवल बहुत हाई थे क्योंकि वो ओबीस थी, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई थे और वाटर इनटेक की कंजम्पशन अच्छी नहीं थी और वो सोडाज पे बहुत रिलाई कर रही थी। तो अब सोडाज और कैफीन, इन चीज़ों की वजह से भी जब इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी और वाटर आपके अंदर नहीं जाएगा तो वो आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, मतलब अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो कैफीन का इतना इस्तेमाल नहीं करना है? जी, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रही है ना। अगर आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपने अपना वाटर इनटेक जो है वो मैनेज करना है। ठीक है। अब जैसे बहुत से लोग ताबीन कहते हैं कि हमसे सादा पानी नहीं पिया जाता ना, तो हम अगर लिक्विड या फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं तो किसी ना किसी दूसरी फॉर्म में हमें करना है, हम सादा पानी नहीं पी सकते, तो फिर उनके लिए क्या कहेंगे आप? तो वो आप ये कर सकते हैं कि वो कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। मार्केट में अब आपके पास इस तरह की चीज़ें आती हैं जिसमें फ्लेवर्ड जो है वो शुगर फ्री एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं फ्रूट्स के, तो वो थोड़े से एक ड्रॉप ऐड कर सकते हैं उसमें। तो अगर वो नहीं कर सकते तो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करके, जैसे रात को स्ट्रॉबेरीज़ की हमने ऐड करके वाटर के अंदर रख दिया, डिफरेंट फ्रूट्स ऐड कर दिए जो आपको पसंद है, बीटरूट ऐड कर लेते हैं लोग, फिर उसके अलावा डिफरेंट फ्रूट्स ऐड करके उसके स्लाइसेस ऐड करके वो रख दिए, वो सुबह उन्होंने कंज्यूम कर लिया, लेमनेड की फॉर्म में पी लिया। बस हमने ये देखना है कि उसमें हम शुगर ज़्यादा ऐड ना करें। फिर वो फ्रूट जूसेस अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उसके अंदर भी शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 ग्लास तो उसके अंदर कोई मसला नहीं है, लेकिन अब डेली जब हम पूरे 8 ग्लासेस में वो फ्रूट जूसेस लेंगे तो वो फिर हमारे लिए कॉम्प्लिकेट कर देगा। सो वी कैन हैव दैट। तो मतलब वो पी सकते हैं। लेकिन ये जैसे आजकल इफ्तारी चल रही है, तो इफ्तारी में जैसे बहुत सारे मशरूबात रखे हुए होते हैं दस्तरखान पे, फिर कुछ लोग जूसेस का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फ्रेश जूसेस का भी, मिल्क शेक्स भी पिए जा रहे हैं, तो ये इनका इंटेक कर सकते हैं यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स? नहीं कर सकते। इनको चाहिए कि आपने वाटर इंटेक, अगर हम दूध और शेक्स पी लेंगे ना तो उसकी वजह से एकदम से आपको फुलनेस फील हो जाती है और आप ब्लोटेड हो जाते हैं और आपका पानी पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो दे शुड स्टार्ट विद लेमनेड। ओके, तो लेमनेड सबसे सेफ ऑप्शन है, वो ले सकते हैं। तो वो लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यूरिक एसिड वाले? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो लो फैट डेयरी ले सकते हैं, योगर्ट जो है वो बहुत अच्छा है, दूध बहुत अच्छा है, डिपेंड कर रहा है कि उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कैसे हैं। अच्छा। अगर वो हाई है तो फिर हम ये करेंगे कि दूध में से मलाई निकाल के दूध पियेंगे, दही के ऊपर से मलाई निकाल के दही खाएंगे,
लेकिन हम खा दोनों सकते हैं, दोनों सेफ है और वो अच्छे हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए। अच्छा, दूध और दही दोनों खा बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन वो आपने ख्याल रखना है कि आपकी बाकी जो साथ इंटरलिंक्ड बीमारियां हैं वो ना बढ़ जाए। हाँ, वो ना बढ़ जाएं। कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है बिल्कुल। अच्छा, ये हो सकता है ऐसे कि किसी को कोई और बीमारी ना हो और यूरिक एसिड हो बस? हो सकता है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है? ऐसे भी हो सकता है। ओके। ये भी आपको टेस्ट कराने से पता चलेगा ना कि आपको, क्योंकि हम लोग ना सोच रहे होते हैं कि आज मुझे दर्द है, शायद मैंने ज्यादा चल लिया। हाँ, एग्जैक्टली। आज मैंने शूज ऐसा पहन लिए तो इस वजह से मुझे दर्द हो रही है। ये होता है कि हमें लगता है कि हमारे पाँव के नीचे खास तौर पर जो सोल है उसके ऊपर दर्द हो रही होती है, तो हमें लगता है कि आज शायद हमने ज्यादा काम कर लिए, ज्यादा खड़े रह गए, इसलिए दर्द हो रही है। जी, तो ये हम लोग कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं अपने सिम्टम्स को और बहुत ज़्यादा हम लूज हैंड दे देते हैं इस चीज़ के लिए कि हमें टेस्ट करवाना है, और सबसे एंड पे हम जाके अपने टेस्ट करवाते हैं। देन वी गेट टू नो कि हमारी ये चीज़ जो है वो एलिवेट हो गई है। तो हमें टेस्ट जो है वो रेगुलरली करवाने चाहिए ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम कौन सी रेंज पे जा रहे हैं, एक्यूट में जा रहे हैं, क्रॉनिक में चले गए हैं। जाहिर सी बात है, एक चीज़ जो है वो 3 महीने में ठीक होनी है, अगर हम उसको इतना एलिवेट कर देंगे तो 6 महीने बाद ठीक होगी। तो जितनी जल्दी हम अपने सिम्टम्स को गेज कर लेंगे, उसका ट्रीटमेंट जो है वो इजी हो जाएगा, मेडिकेशन से भी हम बच जाएंगे और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम उसको जल्दी से रिजॉल्व भी कर लेंगे। और अच्छा, आइडियली आज सुबह ही मैंने एक वीडियो भी देखी ताबीन सोशल मीडिया पे कि वो खातून थी और वो बताई थी कि अगर खासतौर पर यूरिक एसिड का आपको प्रॉब्लम है तो जब अगर आप दालें पका रहे होते हैं तो दालों के ऊपर एक वो झाग सी वाइट वाली आ जाती है, तो जब आप उसको पहले बॉईल करें और उसके ऊपर से वो उतार लें, अगर आप यूरिक एसिड के प्रॉब्लम है और उसकी वजह से यूरिक एसिड हो जाता है आपको। ये ऐसा है क्योंकि फाइटेट्स जो है वो दालों में ज़्यादा होते हैं, फाइटिक एसिड ज़्यादा होता है, तो हम उसको इसलिए कहते हैं कि आपने इसको रात को भिगो के रखना है। जब हम उसको भिगो के रखते हैं तो उससे ऑलरेडी जो है उसका कंपाउंड जो है वो इनएक्टिव जो था वो एक्टिवेट होकर वो निकल जाता है, वो पानी में आ गया। अब वो सारी चीज़ें पानी में चली गई तो अब वो आराम से हम उसको बना सकते हैं। अब जो लोग जो है वो फ़ौरन से दाल बना लेते हैं, उसको सोक नहीं करते हैं, तभी उसके ऊपर वाइट झाग आती है। अच्छा, जब आपने रात को सोक किया होता है तो वो सारी ऑलरेडी उसमें से पानी से निकल जाती है, तो तब वो नहीं आती है। तो ये चीज़ है कि हमें इसे करना चाहिए सोक, कि उसको सोक अगर नहीं भी करें तो आप उसको बॉईल कर लें। बॉईल करेंगे, जब आप बॉईल करेंगे तब उसके ऊपर वो वाइट वाली जो है ना वो झाग सी आ जाती, तो आप उसको उतार लें। वो यूरिक एसिड वालों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये सबके लिए ठीक नहीं है। हाँ, मतलब जिनको नहीं भी है उनको भी हो सकता है वो यूरिक एसिड। बिल्कुल। तो यूरिक एसिड में कोई भी दाल नहीं खानी है? कोई भी दालें नहीं खानी है। कोई भी दाल नहीं, मतलब चना और दूसरी सारी अगर दालों आप बहुत, हम बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम पेशेंट को कहते हैं कि आप इतना सा खा लें तो वो फिर भी ज्यादा खाते हैं। अच्छा, जब बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करते हैं तब भी वो 1-2 टेबलस्पून तो खा ही लेते हैं। तो क्या दालों में बहुत ज्यादा प्यूरिन की बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन हम लोग ज्यादातर दालें जब खाते हैं ना, एक तो कुकिंग मेथड अच्छा नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग सोक नहीं करते हैं, उसको कोई रात नहीं करके रखते हैं, फिर इसको अच्छे से बॉईल करके नहीं पकाते हैं। तो फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि आगे आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड लेवल्स इतने हाई हैं और हमने उनकी ब्रेक डाउन करनी है। सो वी नीड दैट थिंग जो कि उसको निकालने में, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करने में ज़्यादा हेल्प करे, जिस तरह कि आप वाटर कंटेंट आपका वेजिटेबल में भी ज़्यादा है, फ्रूट्स में भी ज़्यादा है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लें। अगर हम मीट का ऑप्शन ले भी रहे हैं तो हम व्हाइट फिश लें या फिर चिकन का सोर्स लें। अच्छा, चिकन खा सकते हैं? चिकन ले सकते हैं, ठीक है। वो रेड मीट की तरफ नहीं जा सकते, वो चिकन खा सकते हैं? चिकन खा सकते हैं। ठीक है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है? ये तो हमने बात कर ली नहीं कि अगर हो गया है ना, बिल्कुल। प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन के लिए यही है कि हमने अपनी डाइट में वाटर इनटेक वाटर इनटेक इज मस्ट, क्योंकि उसने एक्सक्रीट आउट होना है ना। हमें सिर्फ वो सोर्स चाहिए जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और वाटर से अच्छा डिटॉक्स वाटर कोई भी नहीं है। तो हमारी बॉडी में आपकी स्किन भी एक इंडिकेशन है कि आपकी वो स्वेटिंग आपको अच्छी हो रही है, इट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स जो है वो निकल रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको वाटर इनटेक ज्यादा करना पड़ेगा इफ यू आर स्वेटिंग मोर। सो नेक्स्ट इज आपकी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली होने चाहिए, हमें फ्रूट्स लाजमी लेना और सैलड लाजमी डेली लेना है, और लोग नहीं लेते हैं। ना तो हम लोग दही ले रहे होते हैं डेली, बिल्कुल नहीं लिया जा बिल्कुल भी नहीं, ना ही हम सैलड ले रहे होते हैं। तो फ्राइड फूड की आइटम्स हमारी बहुत ज़्यादा, और हमारे लिए रीजनेबल, जैसे हम स्टूडेंट्स की भी बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे कन्वीनियंट क्या होता है? फ्राइज। वो कभी भी फ्रूट चाट नहीं लेंगे, वो कभी भी चना चाट नहीं लेंगे, उनको फ्राइज ज़्यादा पसंद होते हैं। वो डीप फ्राइड फ्राइज हैं तो वो सोर्स ऑफ हमारे उसके लिए अच्छा नहीं है यूरिक एसिड के लिए। अच्छा, क्योंकि अब उसमें वेजिटेबल है, वो डीप फ्राइड हो गया, आपके फैट भी इंक्रीज हो जाएंगे और आपका स्टार्च कंटेंट भी इंक्रीज हो गया। तो उसके हमने, अब ये नहीं हम कह रहे कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, पर आप उसके साथ एक अच्छा मील भी लें जो कि उसको बैलेंस आउट कर दे। अच्छा, क्योंकि हमारी बॉडी में तो डेली हमने पूरे अगर 2000 कैलोरीज लेनी है तो डजंट मीन कि वो सारी फ्राइज से आए। आप इक्वली उसको डिवाइड कर सकते हैं कि आप सैलड भी लें, आप दही भी लें, आप फ्रूट्स भी लें, अगर आपने फ्राइज भी लेने आप ज़रूर लें, लेकिन बाकी चीज़ें आपकी बैलेंस आउट होनी चाहिए प्लेट में। सो योर प्लेट शुड हैव 5 फूड आइटम्स डेली।
कि अगर आप थोड़ा सा चीट भी कर रहे हैं तो वो 5 जो बाकी चीज़ें हैं वो उसको बैलेंस आउट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे इफ्तारी में फ्रूट चाट भी होती है, चना चाट भी होती है, दही बड़े भी होते हैं, ये फ्राइड आइटम्स भी होते हैं, तो इसमें से यूरिक एसिड वाले कौन सी चीज़ें खा सकते हैं? वो फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट चाट ले सकते हैं, बस उन्होंने कोशिश करनी है इसमें क्रीम ऐड नहीं करनी है। ओके। उसमें योगर्ट ऐड कर सकते हैं एज अ बेस, योगर्ट के अंदर आप चाट मसाला ऐड कर दें और साथ फ्रूट्स को ऐड करके आप वो ले सकते हैं। फिर अगर आप नहीं जो लेना है कबाब बना लें, चना चाट नहीं ले सकते? नहीं, चिकन के कबाब बना लें, चिकन और पोटैटो को थोड़ा सा ऐड करके उसका एक कबाब बनाने वो ले सकते हैं। चिकन के वो फिलेट्स बना के उसके सैंडविचेस बना सकते हैं ब्राउन ब्रेड के, ताकि हाई फाइबर इनटेक भी हो जाएगी और प्रोटीन इनटेक भी उनकी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर कुछ लोग जो होते हैं वो रोटी को करते हैं कि वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, तो फिर वो छोटी सी चपाती बना के उसके अंदर एक रैप की तरह से भी उसको खा सकते हैं। और अगर नहीं भी खाना तो फिर अपना वो सालन बना के वो खा सकते हैं। अच्छा, यूरिक एसिड वाले अंडा खा सकते हैं? वो अंडा खा सकते हैं, बिल्कुल विद योक? विद योक अंडा खा सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं यूरिक एसिड वाले योक के साथ अंडा ना खाएं। नहीं, योक के साथ वो अंडा खा सकते हैं क्योंकि योक जो होता है ना वो मल्टीविटामिन होता है, उसमें सब विटामिन है, फैट जो है लेकिन वो अच्छे फैट्स हैं। ठीक है, तो हम उनको खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अंडा भी खा सकते हैं, डेयरी प्रोटीन का भी इस्तेमाल वो कर सकते हैं, बिल्कुल उनसे भी अपनी जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो ले सकते हैं। दूसरा मुझे बताएं, ड्राई फ्रूट्स और खासतौर पर सीड्स का आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं ना, हम ये वाला सीड खा लें, वो वाला सीड खा लें, यूरिक एसिड वाले खा सकते हैं? उनके लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल, नट्स एंड सीड्स जो बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, और यूरिक एसिड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके अंदर भी फाइबर कंटेंट है, प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन माइन्यूट अमाउंट में है जो कि हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, और वो भी यूरिक एसिड को कम कर रहे होते हैं। अब ये हमने देखना है कि हमें नट्स एंड सीड्स कितने लेने हैं। सो 1 टेबल स्पून ऑफ एनी सीड, और अगर हम नट्स ले रहे हैं तो हमने इतना लेना है कि हमारे वो पाम में आ जाए। हमने इस तरह से नहीं लेने, हमने इस तरह से लेने कि हमारी जो फिस्ट है उसके अंदर आ जाए। तो इट कैन बी लाइक 6 एलमेंट्स, 7 एलमेंट्स और 2 वॉलनट आप ले सकते हैं डेली। उससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी। और वॉलनट तो वैसे भी रिसर्च अगर आपकी प्रूव करती है कि वो आपकी जो जॉइंट्स पेन है ना उसके लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अखरोट बहुत अच्छा, अखरोट बहुत अच्छा है, तो आपकी नी पेन की जितनी भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। इवन ट्वाइस अ डे आप अगर वो ले सकते हैं ना कि आपने 2 वॉलनट लेने डेली, अगर आप वो खाना स्टार्ट कर दें, अब उसको पूरा वीक लेके चलें तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपकी बॉडी में अब जो जैसे पहले पेन थी वो कम हो गई है वॉलनट खाने से। तो वॉलनट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि इन्फ्लेमेशन कम कर रहे हैं आपकी बॉडी में। और सीड्स भी कोई खा सकते हैं? कोई भी खा सकते हैं? हाँ, कोई भी सीड ले सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर पंपकिन सीड्स हैं, मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है, चिया सीड्स भी हैं, वो आपके फाइबर कंटेंट जो है वो उसका इंक्रीज करेंगे, और उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड, DHA है, EPA है जो कि आपकी हेल्प आउट कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन कम करने में। सो ऑल द नट्स एंड सीड्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन रिड्यूसिंग योर इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन कम होगी तो आपकी जॉइंट पेन वैसे ही कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये तो हमने बता दिया है। अब जैसे बहुत से डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बहुत से डिटॉक्स वाटर यूज़ कर रहे होते हैं, उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए? उनके लिए बेहतर है ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए? हम जो वाटर, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि वाटर सबसे बेहतर है डिटॉक्सिफाइंग एजेंट। तो अगर हम लोगों ने जस्ट उसका फ्लेवर चेंज करने के लिए उसके अंदर हर्ब्स ऐड करनी है, फ्रूट्स ऐड करने हैं, वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, देन वी कैन गो फॉर दिस। लेकिन हम ये कहें कि उस वाटर की वजह से चीज़ें ठीक हो रही हैं तो वो बहुत कम उसके अंदर उसका एक्सट्रैक्ट आएगा जो कि अपना बेनिफिट दे सकता है। क्योंकि स्टडीज़ जो वो बताती हैं कि इतनी डोज होगी तो आपकी चीज़ें कम होना स्टार्ट होंगी। लेकिन हमने जिंजर ऐड किया तब वो जिंजर का एक्सट्रैक्ट आएगा ना उसके अंदर, तो वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है कि वो आपकी उसी वाटर की वजह से आपका ठीक हो गया। तो वो सिर्फ एक्सट्रैक्ट है और बहुत माइन्यूट सी वो रेंज होती है। सही। तो हमें सादा रिलायज है वाटर पे करना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी आपने जिंजर की बात की है, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। देन हमें कहते हैं कि जी जो हल्दी यूज होती है वो भी एंटी, बिल्कुल, वो भी आपके पास टर्मरिक के लिए बड़ा अच्छा क्लोव है, फिर आपके पास ये जिंजर है, गार्लिक है, ये सब जो है बहुत अच्छे हैं जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे होते हैं। तो हम दूध में हल्दी डाल के जो है वो ले सकते हैं। और साथ ही हमें ब्लैक पेपर का सोर्स ऐड करना है ताकि एक्टिवेट हो जाए टर्मरिक हमारी बॉडी के अंदर। उसके लिए ब्लैक पेपर का बिल्कुल थोड़ी सी चुटकी में आपने ब्लैक पेपर लाजमी ऐड करना है, तभी आपका हल्दी वाला जो दूध होता है ना वो आपकी बॉडी में एक्टिवेट होता है। जो हल्दी जो है वो एक्टिविटी आपकी ब्लैक पेपर से होती है बॉडी में। उसका फंक्शन आज पता चला है हमें, ये नई जो है ना चीज़ आज पता चली है कि अगर हल्दी दूध पीना है तो उसके अंदर थोड़ी सी पिंच ऑफ जो है ना काली मिर्च आपने इस्तेमाल करनी है ताकि उसको एक्टिवेट होने में मदद मिलती है। तो हमारे साथ डॉक्टर ताबीन इरफान मौजूद हैं। और डॉक्टर ताबीन, थैंक यू सो मच कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी। हम लोग यूरिक एसिड के हवाले से ख़ास तौर पर बात कर रहे थे कि यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने ये जो कुछ वक्त रह गया है इफ्तारी और सहरी में, उन्होंने किस तरह इसका एहतमाम करना है और आगे उन्होंने क्या चीज़ें खानी है क्या नहीं खानी है। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
लाहौर न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। जनाब शेर खुदा दामाद रसूल पाक इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम की पैदाइश से मुतालिक तारीख़ में ये लिखा जाता है कि आपकी पैदाइश बैतुल्ला यानी कि खाना काबा में हुई, और काबा शरीफ अल्लाह का वो मुक़द्दस घर है जिसे बैतुल्ला का शर्फ हासिल है। और अगर काबा को बैतुल्ला का शर्फ हासिल है तो अली करमुल्लाह वजह करीम को असदुल्ला का शर्फ हासिल है। अगर काबा में पत्थर नस्ब करने वाले खलीलुल्लाह हैं तो अली को गोद में उठाने वाले सैयदुल मुरसलीन हैं। हज़रत अली का शुमार इस्लाम कबूल करने वाले अव्वलीन अफराद में होता है। मैदान खताबत के शहसवार हज़रत अली इब्ने अबी तालिब का मकाम व मर्तबा मुनफरिद और जुदा है। आप रज़ी ताला अन्हो की कुनियत अब्बुल हसन अब्बू तुराब है, जो आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अता फरमाई। आप रज़ी ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। आप रज़ी ताला अन्हो ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया रहमत में अपनी परवरिश पाई। आप रज़ी ताला अन्हो जैसा बहादुर पूरे अरबो अजम में कोई भी नहीं था। आप की हैबत और दबदबा इतना था कि उससे बड़े बड़े बहादुर कांपा करते थे। आप रज़ी ताला अन्हु ने तमाम गज़वात में सिवाय गज़वा तबूक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत फरमाई। चूँकि गज़वा तबूक में सरकारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत अली को अपना खलीफा बनाकर मदीना मुनव्वरा में छोड़ा था, इसलिए उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की। आप रज़ी ताला अन्हा का सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि आपकी शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदना खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा से हुई। और 19 रमज़ान की सुबह मस्जिद कूफा में नमाज फ़जर का वक्त था कि जब अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने दौरान नमाज मुसलमानों के चौथे खलीफा और पैगम्बर इस्लाम के चचाज़ाद भाई हज़रत अली इब्ने अबी तालिब के सर पर जहर में बुझी तलवार का वार किया, और ये वार मुहलिक साबित हुआ। और 2 दिन बाद आज ही के दिन 21 रमज़ान को हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत हुई। आप वो अजीम हस्ती हैं जो पैदा हुए तो अल्लाह पाक के घर में, और जब शहादत पाई तो भी अल्लाह के घर में। तो आज चूँकि शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह का दिन है, तो इसी मुनासबत से हम बात करेंगे, उनकी शख्सियत के हवाले से जानेंगे, उन्होंने ख़ास तौर पर इस्लाम के हवाले से क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं, उस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ सीरियस स्कॉलर हैं। तो डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारी ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का डॉक्टर साहब, आज 21 रमज़ान मुबारक है, और ख़ास तौर पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से, आज उनकी शख्सियत के हवाले से बात करेंगे। आज यौम शहादत भी है उनका, तो इस्लाम में ख़ास तौर पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शख्सियत और ख़ास तौर पर मकाम व मर्तबा क्या था, वो बताइए। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन आज का उन्वान एक ऐसी शख्सियत के निस्बत और ताल्लुक़ से है। गोया हम एक ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्ती के ज़िक्र से बरकत पाएंगे कि जिनका दीन इस्लाम के हवाले से, ख़िदमात के हवाले से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनफरिद कुर्बत और निस्बत के हवाले से बड़े ही मुनफरिद मकाम है। आप तसव्वुर कीजिए कि आपके मकाम व मनसब का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये फरमाती हैं कि अल्लाह की सारी मखलूक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अज़ीज़ तरीन हस्ती आपकी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। और सवाल करने वाले ने पूछा और मर्दों में, और आपने जवाब दिया कि मर्दों में उनके शौहर जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में कायनात में अल्लाह की सारी मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा करीब थे। और आप ये तसव्वुर कीजिए कि जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी मुनफरिद निस्बतें हैं कि जब उन पे थोड़ा सा गौर करना शुरू करते हैं तो अकीदत कई गुना बढ़ जाया करती है। आप तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह ने जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम को पहली निस्बत क्या अता फरमाई कि आपके लिए जिस घराने का इंतखाब किया ये वही घराना है जो खुद सरकार खत्मी मर्तबत का घराना है। अच्छा, हुजूर के साथ बहुत सारे लोगों को हाशमी होने की निस्बत हासिल है, लेकिन आपका यानी हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम का ये शर्फ है कि आपके वालिद गिरामी जनाब अबू तालिब जो हैं वो भी क्योंकि हाशमी थे, और इत्तफाक का मामला ऐसा है, उसने इत्तफाक देखें कि
उनकी जो जौजा यानी हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम की जो वालदा हैं हज़रत फ़ातिमा बिनते असद, वो उनकी चचाज़ादे थी, इस निस्बत से वो भी हाशमिया थी। तो आप नजीबुत तरफ़ैन हाशमी हैं, आपकी ये निस्बत जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। फिर जितने लोगों का भी दीन रहमत के हवाले से और हुजूर के कुर्ब के हवाले से अहवाल तारीख़ ने महफूज किया, उनमें सबसे ज़्यादा जो करीब का नस्बी रिश्ता मिलता है वो जनाब अली करमल्लाहु वजह करीम का आपके साथ मिलता है। और फिर ये मोहब्बत का आलम ऐसा है, अल्लाह को सरकार खत्मी मतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रुफ़क़ा के तौर पर, आपके जानसारान के तौर पर, आपके मुहिब्बीन के तौर पर, और इस दीन की तरवीज व अशात के लिए जिन लोगों का अल्लाह ने इंतखाब करना मकसूद था ना, उनमें बड़ा मुनफरिद इंतखाब जनाब अली करमल्लाहु वजह करीम का। आप तसव्वुर कीजिए, ख़ानदान का इंतखाब होना था तो हुजूर के ख़ानदान का इंतखाब कर दिया गया। ज़माने का इंतखाब होना था तो हुजूर के ज़माने का जो मैसर आया। और फिर क्या दिलचस्प मामला है, आप ये देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये निस्बतों का मामला अगले दर्जे पर कैसे मजबूत हो गया, कैसे मजबूत होता हुआ नजर आता है कि आपकी जब मकाम पैदाइश का इंतखाब होता है तो शहर के तौर पर दुनिया की सबसे बेहतरीन बस्ती यानी काबा मक्कातुल मुकर्रमा का इंतखाब होता है। और फिर मकाम पैदाइश का जब इंतखाब होना था तो चश्मे तसव्वुर से मुझे यूं महसूस होता है कि परवरदिगार आलम ने पूरी अपने इस कुर्रे अर्ज़ी की तरफ निगाह डाली होगी और फिर देखा होगा कि जिस शान का अली इब्न अबी तालिब दुनिया को अता किया जाना है, उसका ये उस शान का तकाजा ये है कि उसकी जाए पैदाइश के तौर पर भी ऐसी बेमिसल और बेमिसाल जगह होनी चाहिए। सो परवरदिगार आलम ने फातिमा बिनते असद के दिल में ये बात डाली और दौरान तवाफ काबतुल्लाह की दीवार जो है उन्होंने उनको रास्ता दिया और आप अंदर तशरीफ ले गई और वहां आपकी पैदाइश हुई। और आप देखें अल्लाह के घर के अंदर पैदाइश हो रही है, सारा वक्त जो है वो अल्लाह की हिदायत, अल्लाह की याद में गुजर रहा है। और फिर दुनिया से तशरीफ ले जाने का जब मरहला आया, दुनिया में भेजने के लिए भी अल्लाह ने अपने घर का इंतखाब किया काबतुल्लाह का, और दुनिया से वापस बुलाने के लिए भी अपने घर का इंतखाब किया यानी मस्जिद जो है उसका इंतखाब किया। तो ये सारा सफर जो है, ये सारे का सारा सरकार खत्मी मतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त निगाह इल्तफात में आपका गुजरता है। आप पैदा होते हैं, आंखें बंद हैं, आंखें खुलने पर पहला मंजरनामा जिससे आप मुस्तफीद होते हो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस की ज़ियारत। क्या बात। पहली खुराक के तौर पर रसूल रहमत की ज़ुबान अक़दस का लुआब मुक़द्दस जो है वो आपको खुराक के तौर पर मिलता है। और पहली गोद के तौर पर, तरबियतगाह के तौर पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतज़ाम किया वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जो है वो आपकी ज़िंदगी में नज़र आता है। और फिर पैदाइश के पहले दिन से हुजूर इनको अपने साथ ले लेते हैं। और जनाब अबू तालिब का यानी आपके वालिद गिरामी का वो जो मुहाफ़िज़ रिसालत होने का और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन खिदमत करने का एक अमल था, मेरे करीम रसूल ने उस एहसान का बदला किस आला अरफा अंदाज में अता किया कि फिर उनके साहबजादे की तरबियत और उन पर शफकत, उन पर मेहरबानी, उन पर नवाजिश और इनायात का सिलसिला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से अल्लाह करवाता है। यानी अपने महबूब के मामले में अल्लाह इतना बावकार और हयादार है कि किसी ने भी मेरे करीम आका की जिंदगी में कोई आसानी पैदा करने की कोशिश की, कोई खिदमत पेश की, कोई एहसान करने की कोशिश की, तो अल्लाह ने सरकार खत्मी मतबत के हाथ से उससे कई गुना बढ़कर उनके साथ उसने सलूक करवा दिया। और फिर तारीख बताती है कि हजरत अली करमल्लाहु वजह करीम जो है उनका हुजूर के साथ इतना मुनफरिद इनफरादी तवज्जो और कुर्ब वाला मामला था कि खुद जनाब सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ अज़राए लताफ़त आप ये फरमाया करते थे कि अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़तें अता फरमाई हैं, बहुत सारे शर्फ अल्लाह ने आपको अता किए, लेकिन एक मामला ऐसा है जिसमें अल्लाह ने मुझे आपसे ज्यादा खुशनसीब रखा। क्या बात है। तो हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पूछती कि वो कौन सा मामला है, तो आप फरमाते कि आपके वालिद गिरामी यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी वालिदा माजिदा मोहसिना इस्लाम सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जो इनफरादी कुर्ब और तरबियत का जमाना मुझे मैसर आया वो आपको भी मैसर नहीं आया, यानी मुझे आपसे भी ज्यादा उनका जो है वो कुर्ब मैसर आया। तो ये वो मोहब्बत का और हुजूर की शफकत का आपके साथ मामला है। और आप खुद फरमाते हैं कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस तरह इल्म अता फरमाया, इस तरह मेरी निगहदाश्त की, मेरी तरबियत फरमाई, ऐसा मुझे इल्म के ख़जाने अता किए जैसे एक परिंदा अपने बच्चे की चोंच में खुराक डालता है, यानी ये जानते हुए कि इसकी क्या ज़रूरत है और उसके लिए क्या बेहतरीन हो सकता है। मेरे करीम आका ने इस तरह चुन चुन के अल्लाह के वो जो राज थे, वो जो इल्म के मोती थे, वो मुझे अता फरमाया। और आप कहते हैं कि हुजूर के साथ मोहब्बत का और कुर्बत का मामला ये था क्योंकि मैं तो रहता हुजूर के घर में था। तो कहते हैं कि जब हुजूर गारे हिरा चले जाते तो मेरे लिए हुजूर से ये जुदाई करना जो है वो बर्दाश्त ना होती, तो मैं भी हुजूर के पीछे निकल पड़ता। और कहते हैं कि मैं इस अंदाज में हुजूर के पीछे गारे हिरा पर चढ़ा तक पहुंचता
कि जैसे एक बकरी के पीछे उसका मेमना, उसका बच्चा जो है वो अटकेलियां करता हुआ जाता है। और आप फरमाते हैं कि क्या खुशगवार मंजर हुआ करता कि जब आका करीम आगे जाते और मैं थोड़ा पीछे होके जानबूझ के दाएं बाएं हो जाता, हुजूर उस वीराने में मुझे न पाकर परेशान होते और मुझे ढूंढना शुरू करते। अच्छा। वहां खड़े खड़े जब हुजूर निगाह दौड़ाते और मेरी और हुजूर की आंखें चार होती तो गोया मेरी ईद हो जाया करती। जब करीम आका के चेहरे अक़दस के ऊपर मुस्कुराहट आना शुरू हो जाती, हुजूर का ज़ादे राह जो है वो भी आप लेकर गारे हिरा तक आते और ले जाते। सो वो एक जो हुजूर से तकर्रुब का रिश्ता है, कुर्बत का रिश्ता है, जब ऐलान नबूवत होता है तो फिर अल्लाह उसमें भी आपको मुनफरिद और मुमताज़ रखता है कि सैयदा खतीयतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को आके जब मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस अजीम शान मर्तबे और इस अल्लाह की तरफ से ये जो फजीलत और इज़्ज़त अता की गई थी, कार नबूवत की शक्ल में जो जिम्मेदारी अता की गई थी, जब आप उसका इजहार सूरह अलग की उन 5 मुकद्दस आयात, इब्तिदाई आयात की तिलावत करते हैं, तो हज़रत खतीयतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद जिस हस्ती को सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त पर ईमान की नेमत मैसर आती है, वो जनाब अली करमुल्लाहुल करीम है। और वो बड़ी मारूफ हदीस है कि हज़रत अब्बास के कोई दोस्त आए, आपके चचा जो है उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, और उनके एक दोस्त आए और उन्होंने कहा कि आज मैं मक्का पहुंचा और मैंने वादी में बड़ा एक अजीब मंजरनामा देखा कि एक शख्स जो है, एक जवान आगे खड़ा है, उसके पीछे एक खातून और उसके पीछे उसके साथ एक बच्चा जो है वो खड़ा है, और ये तीनों एक अपने अंदाज की गोया इबादत कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो हज़रत अब्बास ने जवाब में ये बात कही, सारे मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल किया। वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हज़रत अब्बास कहते हैं कि वो जो जवान आगे खड़ा है वो मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके पीछे उनकी ज़ौजा हज़रत खतीजा है, और उनके साथ उनका चचाजाद भाई जो है वो है, उनके लिए बेटे जैसा है। और कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक मेरे इस भतीजे ने जो ऐलान नबूवत किया है, उस दीन पर पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ ये 3 लोग जो हैं वो कारबंद हैं, और फिर यकीनन इसके बाद फिर बाकी काफिला बढ़ता है और बाकी लोग भी खुश नसीबी में शामिल होते हैं। तो हज़रत अली करमुल्लाहुल करीम वो जो पहले दिन अमानत पाने वाले लोगों में है, वहाँ से जब सफ़र शुरू होता है और फिर हम देखते हैं कि 3 3.5 बरस के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुजूर को ये हुक्म दिया जाता है कि अब इस पोशीदा दावत को एलानिया दावत में तब्दील किया जाए। तो पहली दावत का जब एहतमाम होता है तो ये 13-14 बरस का नौजवान, ये सारी जिम्मेदारी इनके जिम्मे होती है और ये सारे लोगों को बुला के अपने पास बिठाते हैं और वो दावत जो उसका एहतमाम होता है और फिर सरकार उसके अंदर दावत का ऐलान करते हैं। सारे आपके अहले ख़ानदान जो आपको अपने मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द तस्वर करते थे, जब तौहीद का ऐलान किया और उसकी दावत दी सरकार दो आलम ने, तो सब खामोश हो गए। अच्छा। और कुछ लोग बुढ़ाना शुरू हो गए, अबू जहल और अबू लहब जैसे लोग। तो उस मजमे में सरकार दो आलम ने पूछा कि है कोई जो इस नेकी और खैर के काम पर, अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने के काम पर और कार नबूवत में मेरा मुआविन और मददगार बनने को तैयार हो। तो मजमे पे सुकूत तारी हो गया। 40 के करीब आपके खानदान के जिम्मेदारान मौजूद है, किसी एक की जुबान से भी कोई ताइदी फिक्रा नहीं निकला। उस मजमे में भी जनाब अली करमुल्लाहुल करीम खड़े होते हैं और कहते हैं, अगरचे मैं इस मजमे में सबसे छोटा हूँ, मेरी टांगें पतली हैं और मेरी आंखें दुखती हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐ मेरे महबूब रसूल, आप जिस कार नबूवत के लिए मदद तलब फरमा रहे हैं, मैं उसके लिए अपना आप पेश करता हूँ। और फिर जबल अबू कुबैस पर सरकार दो आलम के साथ ये किया हुआ वादा और ये इरादा ऐलान, उसको हजरत अली करमुल्लाहुल करीम ने अपनी शहादत तक हर आन यानी उसको निभाया और उसकी तस्दीक की। इस दीन रहमत को अपने पैगाम फैलाने के हवाले से जब खिदमत का कोई मौका मैसर आया, जब इसे खून की जरूरत पेश आई, माल की जरूरत पेश आई, असर नफूस की जरूरत पेश आई, इल्म हिकमत की जरूरत पेश आई, हर मकाम पर जनाब अली करमुल्लाहुल करीम सबसे आगे और नुमाया हमें जो है वो नजर आते हैं। और ये जो काफिले का सिलसिला फिर हम देखते हैं कि शेब अबी तालिब का वाकया आता है, तो आप उसमें सरकार दो आलम के साथ 3.5 बरस के लिए जो है मैसूर हो जाते हैं और वहाँ किस कसमा पुरसी के आलम में किन मुशक्कतों के साथ वो वक्त गुजारा जाता है। और फिर परवरदिगार आलम की मंशा के मुताबिक सरकार दो आलम की जिंदगी में हिजरत का मरहला दरपेश आता है। हुजूर जाने से एक रात पहले जनाब अली करमुल्लाहुल करीम को कहते हैं, अगर चाहिए मेरी जान के दुश्मन हैं, लेकिन इनकी कुछ अमानतें मेरे पास मौजूद हैं और मैं इस बोझ के साथ मक्का नहीं छोड़ सकता कि इनकी अमानतें मेरे पास मौजूद हों और इन तक वापस ना पहुंची हों। सो बेशक खतरा बहुत है और मेरे जाने के बाद इनका गुस्सा, इनका इश्ताल कई गुना बढ़ जाएगा, लेकिन आप पर लाजिम है कि आप इन अमानतों को जो है वो उन लोगों तक पहुंचा के फिर मेरे पास मदीना पहुंचे। अब आप तसव्वुर कीजिए, किसी और हस्ती के जिम्मे भी काम लगाया जा सकता था और यकीनन बहुत जानिसारान थे, मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन
जनाब अली करम वजह करीम का इंतखाब इसलिए हुआ, सीरत निगारों ने ये बात हमें बताई कि इसका एक बुनियादी सबब ये था कि सबसे ज़्यादा वक्त जनाब अली करम वजह करीम का हुजूर के साथ गुजरता था। सो हर अमानत देने वाला जब हुजूर के पास पहुंचता तो हज़रत अली वहाँ मौजूद होते, हज़रत अली उसको पहचानते, कितनी अमानत दी है, उसकी मिकदार क्या है, हैयत क्या है, नौइयत क्या है, देते वक्त उसकी क्या यानी गुफ्तगू थी, वो सारे से क्योंकि आप आगाह थे। और सारा मक्का इस बात से आगाह था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब के तौर पर, आपके यानी एक सेक्रेटरी के तौर पर आपकी सारी जिम्मेदारियों से जो शख्स वाकिफ है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। सो हर वो शख्स जिसका आपके साथ सरकार दो आलम के साथ अमानत के हवाले से कोई मामला था, उन सब को ये खबर थी कि जनाब अली करम वजह करीम ही बेहतरीन शख्सियत हो सकते हैं जो इस अमानत के बारे में हमें मालूमात दे सकते हैं। इसलिए हुजूर ने कबल अज वक्त ही आपका इंतखाब, और फिर चंद दिनों के बाद, 3 दिन के बाद आप जो है वो मक्का मदीनतुल मुनव्वरा जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले का हिस्सा बनते हैं। कुबा के मकाम पर हुजूर से जाके मुलाकात होती है। हुजूर जब मदीना पहुंचते हैं तो मवाखात का रिश्ता कायम किया जाता है। क्या कमाल मामला है कि एक मुहाजिर को एक अंसार के साथ भाई बना दिया जाता है। भाई कैसे बनाया जाता है? ये एक इत्तफाक से भाई नहीं बनते, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतखाब की तफसील में जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हुजूर ने उन भाई बनाए जाने वाले दोनों लोगों के मिजाज को भी ज़हन में रखा, उनके कबीले का पस मंज़र, उनका अपनी खसाइल और खुसूसियात और उनके घराने यानी अफराद की जो अपने अपने घरों की जो नौइयत है उसकी तफसीर, उस सारे को ज़हन में रखते हुए हुजूर ने उनको आपस में भाई बनाया। सबको भाई बना दिया गया। जितने मुहाजिरीन आए थे मक्का से, उनको मदीने के लोगों के साथ, सिवाय जनाबी अली करमुल्लाह वजह करीम को। और एक दिन वो उदास बैठे, सरकार दो आलम ने पूछा क्या मामला है, इस उदासी का सबब क्या है? कहा या रसूलुल्लाह आपने सबको किसी न किसी का भाई बना दिया और मुझे आपने किसी का भाई नहीं बनाया। तो सरकार दो आलम मुस्कुराए, आपको जमीन से उठाया, अपने साथ बगलगीर किया, माथा चूमते हुए कहा ए अली, क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि तू इस दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है? और इस इज्जत के साथ आपने उनको सरफराज किया, अपना भाई बनाया। और फिर ये जो रिश्ता गुलामी वाला भी था और फिर भाई वाला भी रिश्ता था, इसे जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम ने अपनी शहादत के मंजरनामे तक निभाया। इस दीन के ऊपर, हुजूर के पैगाम के ऊपर जब कोई मुश्किल वक्त आया आपने अपना आप पेश किया और आखिरी सांस तक इस दीन और इसके पैगाम को इसकी असल हालत में कायम रखने के लिए अपनी बेहतरीन इसलिए तो कहा जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ये भी थोड़ा सा बता दें कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम को शेर खुदा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? जी हाँ, आप ये देखें कि आप पैदाइशी आपकी सिफात में जो है वो शुजात और बहादुरी है। मैं यहाँ एक बात बड़ी दिलचस्प अपने सामीन के सुपुर्द करना चाहता हूँ। दुनिया भर में जितनी बड़ी शख्सियात है ना, आप उनका मुताला करें, जो लोग आपको साहिब दानिश मिलेंगे, ये इल्म हिकमत के साथ वाबस्ता मिलेंगे, अपने ज़माने के जरखेज़ दिमाग होंगे, जरखेज़ जहन होंगे, उमूमी तौर पर वो मर्द मैदान नहीं होंगे। मैदान के अंदर उनके कारआए नुमाया नहीं होंगे, यानी उनका मैदान इल्म हिकमत, दानाई, गोयाई होगा। जो मर्द मैदान होंगे उमूमी तौर पर वो इल्म हिकमत और बारीकियों और फलसफे और इल्म की जो नज़ाकतें और लताफतें उनसे उस तरह आशना नहीं होते। इंसानी तारीख का सबसे नुमाया चेहरा जो है वो जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम का है कि जो इल्म हिकमत में जैसे बेमिसल और बेमिसाल है, इसी तरह मैदान शुजात के अंदर भी बेमिसल और बेमिसाल है। जहाँ इल्म हिकमत में आपका कोई सानी नजर नहीं आता, इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे काफिले में मैदान शुजात में भी आपसे बेहतर कोई बंदा जो है वो नजर नहीं आता। और आप आलम देखें कि क्या है कि बदर का मामला हो तब जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम हुजूर के सामने खड़े हैं। आज से चंद दिन पहले जैसे हमने गज़वा बदर के दिन ये बात कही थी 17 रमज़ान मुबारक को, कि जब दूसरी तरफ से अहले अंसार निकलना शुरू हुए मैदान अमल के अंदर, तो गज़वा बदर में दूसरी तरफ से जो मुशरिकीन आए उन्होंने कहा कि ये नर्म मट्टी में से पौधे और सब्जा उगाने वाले लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी शान के लायक जंगजू मर्द मैदान हमारे सामने भेजें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इंतखाब जहाँ हजरत अमीर हमजा और हजरत उबैदा पर पड़ती है, जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम पर भी पड़ती है। आप मैदान में उतरते हैं और फिर तारीख बताती है जो 3 लोग मुकाबले पे आते हैं ना, उनमें से 2 को आप वासिल बजहन्नुम करते हैं। और आलम ये है कि जो 70 बड़े सरदार मरते हैं उनमें से एक रिवायत के मुताबिक 48 साहब की अकेली तलवार से जो वासिल बजहन्नुम। क्या बात है। सो ये जो आपकी शुजात का सफर है, ये ओहद में भी जब सरकार दो आलम पर मुश्किल वक्त आता है और हर तरफ से हमला होता है, तो वो जो जानिसार हुजूर के वफादार आपके सामने एक सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। उन चंद असहाब में से एक जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम होते हैं। फिर यही मामला जब खंदक है तो उसके अंदर हमें यही मरना नजर आता है कि जब कोई बदबख्त कोशिश करता है उस खंदक को फैलाने के लिए, खंदक को खोदने में भी जिस शख्स का सबसे ज्यादा किरदार है वो जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम है। जनाब सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि मैं अपने आप को बड़ा जंगजू समझता था और हम ईरान के रहने वाले जो है वो जमीन खोदने में बड़े माहिर थे।
कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा आखिर तक जो है वो खोदता रहता, यानी बाकी ठीक है। असहाब बैठ जाते और मैं इसके बावजूद उम्र में ज़्यादा होने के बावजूद मैं खोदता। लेकिन कहते हैं एक हस्ती जो है जब मैं भी थक के बैठ जाता और मेरी निगाह पड़ती तो खंदक में से मट्टी निकालने वाली वो इकलौती हस्ती जो है वो जनाब अली करम की होती है। यानी इस दर्जे पर शुजात का मामला वहां था। और जब कोई बदबख्त फलांगता तो आप उसको भी जो है वासिल बजहन्नुम करने में एक लम्हा लगाते। फिर खैबर का मकाम हमारे सामने आता है और उसका आलम यह है कि सरकार दो आलम सल्लम अपने असहाब के साथ वहां मौजूद है और इस गज़वे का हाल और अहवाल ये है कि कई दिनों से फतह नहीं हो रही। और अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल सुबह जब इशा की नमाज मुकम्मल होती है तो असहाब पूछते हैं या रसूलल्लाह अब कल की क्या हिकमत अमली है, कल गोया कल की क्या प्लानिंग है। ठीक है। मेरे करीम आका ने क्या खूबसूरत फिक्रा फरमाया। हुजूर ने फरमाया कल मैं अलम उस शख्स के हवाले करूंगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल का महबूब है और अल्लाह और उसका रसूल उसे महबूब रखता है। असहाब कहते हैं कि हम सारी रात इस इस्तराब में रहे कि कि किसको वो अलम दिया मुनफरिद इज्जत वाला के जिसे अल्लाह और उसका रसूल क्या अपना बात, महबूब बना क्या ले, बात, वो सुभान कौन है। और कहते हैं जब सुबह का सूरज तुलू हुआ फजर की नमाज के बाद तो करीम आका ने कहा अली कहाँ है, आपकी चश्माने मुकद्दस जो है वो दुख रही थी, कोई आर्जा लाक था। हुजूर ने बुलाया और अपना लुआब धन उनकी आंखों में डाला, उनके लिए परवरदिगार आलम से नुसरत की दुआ की। और फिर तारीख ने देखा कि चंद ही लम्हों के बाद वो जो किला नहीं फतह हो रहा था वो फतह हो गया और मुसलमानों को गोया यहूदियों के ऊपर एक आलमगीर और हमेशा रह जाने वाला एक रोब और इज्जत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता की। इसलिए उन्हें शेर खुदा कहा जाता है और आज भी याद किया जाता है। तो आज हम हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम के हवाले से बात कर रहे थे, उनकी शख्सियत के हवाले से बात कर रहे थे। डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और इसी नोट पे हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।